ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वर्ल्ड रेडियो डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता से जुड़ी विषय रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे रेडियो क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दे रही है या दे सकती है। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर एंड डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट के डॉक्टर PR गजरेल। डॉक्टर गजरेल, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। सरल भाषा में अगर हम आपसे पूछे कि क्लाइमेट चेंज क्या है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आज के दिन में हर जगह में हम सब लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं जी। तो क्लाइमेट चेंज, जो चेंज वर्ड जो लगा है, चेंज तो जो नॉर्मल जलवायु जो होनी चाहिए, तो जलवायु नॉर्मल जब नहीं हो रहा था, असाधारण जलवायु, जिससे के लिए हमको बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको अनवांटेड रेनफॉल, एक्सेस फ्लड, कहीं ज्यादा ड्रॉट हो रहा है तो कहीं ज्यादा बीमारी फैल रहे हैं, कि नए डिजीजेज आ रहे हैं। तो टेम्परेचर का जो नॉर्मल जो स्थिति है वो है नहीं। इस बार आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में जितनी ठंडी होनी चाहिए थी वो तो हमको मिला नहीं। फरवरी में सडनली ठंडी, जो चेंजेस जो नॉर्मल 30-40 साल पहले आपको जो दिखाई दे रहा था, हम जब छोटे थे या हमारे फोर फादर जो जानते थे, जो क्लाइमेट था वो आज रहा नहीं, कहीं ना कहीं चेंज हो गया। तो ये जो चेंजेस है, स्लो चेंजेस, तो यही ओवरऑल क्लाइमेट चेंज, जिससे हम सबको कहीं ना कहीं हम लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज के साथ, जिससे हम सबको ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है भुगतना पड़े फ्यूचर में। तो इसलिए हम सबको जानना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है और जलवायु हमारे साथ कितना बड़ा जलवायु का लिंक। तो चेंजेस मतलब जो परिवर्तन हो रहे हैं डे टू डे, जो नॉर्मल जलवायु हमको नहीं मिल रहे हैं, तो वही है जलवायु परिवर्तन। हम जानते हैं कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एंटायर वर्ल्ड अफेक्टेड है, लेकिन जब हम एंटायर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है? देखिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक जगह के लिए नहीं, जलवायु परिवर्तन वर्ल्ड स्केल में परिवर्तन हो रहे हैं। तो हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट एक यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है भारत के भी, जब आप देखते हैं तो जिससे हमारे यहाँ कल्चरल विविधता है, बायोडाइवर्सिटी की जो हम बोलते हैं, प्लांट्स डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, तो हमारे पास ये जो क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटीज, जो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स अलग अलग है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बाकी भारत से मिलता नहीं है। तो हमारे पास पहाड़ हैं, पर्वत हैं, सारे नदियाँ हैं, तो ये सब हमारा सारा इकोसिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, उसके लिए सबका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर ये सब कुछ नॉर्मल स्थिति में रहते हैं तो सबके लिए भला है, वो हेल्दी एक एनवायरनमेंट बनता रहे। अगर हम देखें, हम पहाड़ क्या ऊपर जो हम है, प्लांट्स जो हम फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नदी है, नदी का जो नीचे का स्तर है वो चेंज हो रहा है, नदी की कोर्सेज चेंज हो जाएगी, नदी की जो जितने पानी होनी चाहिए उसको हम कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सारे, क्योंकि इतने स्रोत है हमारे पास, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, उसके बाद यहाँ एनिमल्स या प्लांट्स, तो इसकी जो एक रिलेशनशिप एक्सटिंक्ट मतलब रिलेशनशिप चल रही है यहाँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस में बाधा आ रही है। तो जो हमको नॉर्मल टेम्परेचर पहाड़ों में, जैसे आप तवांग जाएंगे या ऊपर बॉमडिला जाएंगे या मेचुका जाएंगे अरुणाचल में, देखिए, या सिक्किम के ऊपर, जो पहले के जो क्लाइमेट हुआ करता था कहीं ना कहीं वो भी चेंज हो रहा है। तो वहाँ जो नॉर्मल लाइफ जो होते थे उस एक पर्टिकुलर सीजन में, हो सकता है वो सारा शिफ्ट हो गए, उस सीजन में वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे जब चेंजेस हो जाए थे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सबके लिए है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है। तो यहाँ चेंजेस आना, इसका इम्पैक्ट जो है बहुत लार्ज स्केल में इम्पैक्ट है। तो ये सारे चीज़ हमारे कहीं ना कहीं भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट्स है, जिसको हमको टैकल करना बहुत जरूरी है। इसमें जो फॉरेस्ट है पर्टिकुलरली और बायोडाइवर्सिटी, इसमें किस तरह के चेंजेस आए? नहीं, जैसे फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जब बोलते हैं ना, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट, मैंने बोला ये तो ईस्टर्न हिमालयन जोन में आता है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हम बोलते हैं, जहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है और यूनिक प्लांट्स है, जो प्लांट्स बाकी जगह में पाए नहीं जाते हैं। तो अगर आप देखिए उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, मैंने मतलब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे हमारे जो फॉरेस्ट इंटेक, जो फॉरेस्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी एक होता है, वो तो हम सोच रहे हैं अभी भी है, लेकिन फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स है, हम डिग्रेड फॉरेस्ट को धीरे धीरे काट काट के क्या कर रहे हैं, उसके जो मेजर कंपोनेंट्स है वो नहीं है। तो धीरे धीरे क्या है ना, बाहर वाले जो चीज़ फॉरेस्ट में नहीं आना चाहिए, जैसे बाहर के जो प्लांट्स है हमने कभी देखा नहीं जिंदगी में, तो यहाँ आके धीरे धीरे इसको हम इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं, अंदर आ गए। तो आने के बाद हमारे जो फॉरेस्ट के ओरिजिनल यहाँ के प्लांट्स हैं उसको लॉस कर रहे हैं। उसके बाद फॉरेस्ट में जिस टाइम में एक प्लांट्स की फ्लावरिंग होनी चाहिए थी,
उस टाइम में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, फ्लावरिंग में डिले हो रही है। आप जानते हैं एक जंगल की कंटिन्यूटी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसके फ्लावरिंग और सीडिंग में, जैसे उसकी गुटी फूल बननी चाहिए, फूल के बाद फ्लावरिंग में वहाँ सीड लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उसके बाद ही नया फिर पौधा बनता है। अगर आप एक ट्री में अगर आपको गुटी नहीं मिल रहा है उसका मतलब क्या है, आपको नेक्स्ट टाइम फिर वो मिलेगा नहीं जी। तो इसमें क्या है ना, कोई सब में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्लांट्स है जहाँ थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज है, रेनफॉल का जो वेरिएशन है, टेम्परेचर चेंज इन पर्टिकुलर, एक प्लांट्स को नवंबर दिसंबर में, सपोज नवंबर में फ्लावरिंग होना था, तो फ्लावरिंग के लिए उसको चाहिए था नवंबर में 15 से 16 डिग्री एवरेज टेम्परेचर। तो अभी उसको क्या है ना, नवंबर में उसको 20 से 22 डिग्री मिल रहा है, तो उसको जो 5 से 7 डिग्री जो शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें उस टाइम में फ्लावरिंग हो सकता है, इनिशिएशन ना हो कि उसमें वो फिजियोलॉजी में इफेक्ट करेगा। तो ये सबसे क्या होता है ना, हर प्लांट्स को एक इम्पेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज या रेनफॉल जितने होने चाहिए थी जून जुलाई में वो नहीं हो रहा है, वो कहीं अगस्त सितंबर में आपको रेनफॉल मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ एक पर्टिकुलर सीजन के जो क्लाइमेटिक ये होते हैं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप हर सीजन में अगर वो चीज़ टाइमली ना आया तो उसका मतलब क्या है, तो कोई भी चीज़ आपको पैटर्न में मिलेगा नहीं। तो उससे क्या होता है कि हर चीज़, और एक चीज़ को इम्पेक्ट होना, एक ट्री में इम्पेक्ट होना मतलब क्या है, सारा उसके साथ रिलेटेड जितने भी बाकी पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, सबके लिए इम्पेक्ट हो गया। जैसे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होना एक ट्री में मतलब क्या है, बाकी उसमें एनिमल्स उसके साथ कितने जुड़े हुए होते हैं उनका भी प्रॉब्लम्स होता है। तो क्लाइमेट चेंज ये ऐसा चीज़ है कि हम एक ही दिन में तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इससे जुड़ा हमारा हर फॉरेस्ट, हर प्लांट्स, एनिमल्स, सबके ऊपर इसका प्रॉब्लम्स शुरू हो रहा है। सर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन पे हम देखें तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होने की चांसेस है फ्यूचर में? अगर इसी हिसाब से सारा कुछ हो रहा है धीरे, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज सडनली एक ही दिन का चेंजेस नहीं है, ये बहुत सालों से हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं हम देखिए 100% हम कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है, उसको आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट एक क्या है कि सिर्फ नीचे ग्राउंड लेवल के कंट्रोल से नहीं होता है, उसका जो एनवायरमेंट है उसमें एयर के कंपोनेंट्स है उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो एक साइड में अभी पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, तो ये सारे तो इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसको लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है, हो सकता है कि हमको जनरल जो फॉरेस्ट, जनरल जो एक फूड इकोसिस्टम होता है, फूड चेन, फूड वेब जो बोलते हैं, जंगल में जो रिलेशन होता है एक प्लांट का दूसरे एनिमल के साथ, वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। अगर एक बार वो इंटरप्ट हो गया तो मतलब क्या है ना, जो हमारा जो एनवायरमेंटल जो हेल्दी इकोसिस्टम है वो खराब हो जाए। उसके लिए क्या होता है कि फिर सारा हेफाजत, तो आज आप जानते हैं, कोई हम बहुत बात बोलते हैं एनिमल्स के, अब अरुणाचल के जंगलों में आप आज देखो टाइगर्स, बाघ की पॉपुलेशन, तो हम पहले कहीं जाते थे बाघ, ये चिड़िया, ये गिवन मिलते थे, अभी आप कहाँ मिलता है? तो हो ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का जो चीज़ उनको चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है, उनको भी डर हो गया। और जो एक सिस्टम होनी चाहिए, जैसे मैं एक दो और उदाहरण देता हूँ, जंगल के बीच में जो वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वो पानी अवेलेबिलिटी रहना जरूरी है। अभी बहुत जगह में पहाड़ों में ये देखा गया है कि रिसेंटली कि उस जगहों में उस वेल या पॉन्ड जो पानी की स्रोत है और जिससे सारा एनिमल्स रिलेटेड है, उनकी बिहेवियर, उनकी ब्रीडिंग्स, तो अगर वहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए वो एनिमल वहाँ कैसे बैठ पाएगा। तो ये हमको वेटलैंड जो भी है इसमें ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है, क्योंकि ड्राई हो रहे हैं, पानी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारे को हम अगर अब इस टाइमली समझे और उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर के जो बड़े लॉस हैं, बड़े इम्पैक्ट हैं, उसको रोका जाए। आपने कहा कि कुछ करना चाहिए ताकि फ्यूचर के जो लॉस है उसे रोका जा सकते। फिलहाल सर अवेयरनेस की कितनी नहीं, मैं ये तो देखिए बहुत बड़ी एक, ये आज की लास्ट मैंने बोला अर्थ समिट 1992 जो हुआ था ब्राजील में, उसके बाद से ही हम बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस जानते हैं। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट की बात आ जाती है। तो साथ साथ में यही नहीं कि ओनली फॉरेस्ट और ही आपको क्लाइमेट चेंज कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे गैस इमिशंस हैं इंडस्ट्री से, तो बहुत बड़ा उसका इफेक्ट रहता है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर। तो ये जितने पॉलिसीज बने हैं वर्ल्ड में, तो सारे पॉलिसीज को हमको प्रॉपरली समझना चाहिए, और जो लिमिट है वो लिमिट थ्रेशोल्ड जो क्रॉस नहीं होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली अभी हम उसको हम कैसे की अवेयरनेस, पहले तो हम क्लाइमेट चेंज पहले हमको ये जानना थे क्लाइमेट क्या है। हम हर बच्चे, हर सिटीजन, सबको हमारा, अगर हम क्लाइमेट बोलते हैं तो एक हेल्दी क्लाइमेट के बारे में, जब चेंज बोलते हैं तो वो हेल्दी क्लाइमेट अभी अवेलेबल नहीं। तो एक हेल्दी क्लाइमेट क्या होता है, तो जैसे ऑक्सीजन की अमाउंट एयर में कितनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए, और बाकी गैसियस कितने होने चाहिए। तो अगर ये आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब बैलेंस होती है, तो आपके प्लांट्स का इंपॉर्टेंस रोल्स पता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो वो देखिए, तो इसके लिए आपको पता है कि अगर हम प्लांट्स का फंक्शन, एनिमल्स, इकोसिस्टम के बारे में, जलवायु के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पहले जानकारी ले लें, और ये तो बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको आज लगता है कि हम हर बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी हैं,
सबको जोड़ा जाए। जी। और हम अगर इसको अवेयरनेस रेगुलरली, अभी रेडियो का माध्यम एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हर घर तक हम पहुंचा सकते हैं। जी। अगर मैंने जैसे बोला आप इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो फिर भी आप कुछ कर सकते हो, तो हम हर बच्चे को ये ध्यान देके हर स्कूल से लेके गाँव में हमको ये शिक्षा देनी चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए कि हमको क्लाइमेट चेंज से क्या होने वाला है और इसके लिए हम यहाँ एटलीस्ट हमारे एरिया में हम क्या कर सकते हैं। जी सर। वर्ल्ड के बारे में आपके इंडस्ट्रियल एरिया, सिटीज एरियाज में उसको आप तो यहाँ से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ही कंट्रोल करेगी, लेकिन हम यहाँ बैठ के हमारे फॉरेस्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते। तो अगर हम अवेयरनेस पहले से सबको बताएं जाने तो लोगों को ये होता है कि हाँ कि हमारे लोग इतने अच्छे हैं कि ऑलरेडी उनके फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस उनको पता है। कहीं ना कहीं हम उनके साथ जाके एक ही साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर हम काम करें तो हो सकते हैं हम कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपने कंट्रीब्यूशन की बात कही तो हम मीडिया की बात करते हैं, जिसे अभी आपने कहा कि रेडियो बहुत अच्छा अवेयरनेस फैला सकती है। तो आपको क्या लगता है कि रेडियो किस तरह से लोगों में जन जन में अवेयरनेस पहुंचा सकती है? देखिए रेडियो जैसे हम टीवी वाला तो सब जानते हैं, आप देखते हैं, लेकिन रेडियो तो हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है ना, पहले तो हमको कुछ प्रोग्राम्स रेडी करना चाहिए जिससे कि लोगों का हार्ट में टच करेगी। हम अगर ये बोलते हैं जैसे आप अच्छा से न्यूज़ बोलते हैं तो वो न्यूज़ कोई एंकर का न्यूज़ सुनने के लिए लोग सोचते हैं इनका न्यूज़ आ रहा है, तो टेलीविजन में हम देखते हैं आज इसका न्यूज़ है तो इसको मैं सुन सकता हूँ। तो हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जो लोगों को हार्ट में टच करे। तो बच्चे के लिए अलग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, क्योंकि बूढ़े लोगों को या बुजुर्ग लोगों को जो आप प्रोग्राम देंगे वो बच्चा नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो उसमें क्या है ना, आपको लेट अस मेक सम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, आप उसको टाइम एक फ्रेम करो, क्योंकि रेडियो मैंने बोला हर चीज अभी भी गांव में लोग रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जैसे क्लाइमेट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के रिसोर्स के बारे में कुछ आ रहा है, हमको क्या करना चाहिए, जैसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम फॉरेस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो हम सिर्फ ये करो नहीं, लेकिन फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस हम ये तो कभी हम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री को काम करो अलग बात है, वो तो ऑल इंडिया लेवल में गवर्नमेंट की उस पॉलिसी में आ जाती है। लेकिन हम फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज यहाँ अगर हम कंट्रोल करना है अवेयरनेस, तो हम फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमको ध्यान देना है। हमको नदी नाल हमें पर्वत जो है उसको हमको कैसे इंटेक करना चाहिए, अभी पर्वत में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हमको इको टूरिज्म कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इको टूरिज्म से आपको नॉलेज बढ़ सकते हैं, बाहर के टूरिस्ट अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम नया कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहां आप कहीं स्लोगन बनाए, कहीं गाना बनाए, कहीं कविता बनाए, कहीं स्टोरीज बनाए, कहीं हो सकता है आपको ड्रामा, मतलब ऐसा कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हम कहीं ना कहीं अच्छा से अगर प्रोग्राम्स जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जानते हैं, जो क्लाइमेट के साथ, फॉरेस्ट के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स है, तो हमारे गांव में हर कमिटीज है, पंचायत है, तो उनके लिए हम कुछ सोच सकते हैं जी। तो हम 2-4 ऐसे प्रोग्राम बनाए इन फ्यूचर, तो उस प्रोग्राम से लोगों को लगे कि हाँ इस प्रोग्राम जैसे हम कुछ गाना का प्रोग्राम आता है हम छोड़ते नहीं, कुछ सुनते रहते हैं, तो ऐसा हम कुछ डिवाइस अगर बना सकते हैं, कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं स्पेसिफिक थीम्स। हो सकता है कि रेडियो तो हर घर में लोग सुनते हैं, तो 2-4 लोग भी सुने तो वो कल 2-4 लोगों से और 4 लोग जोड़ जाएंगे, 4 से 8, 8 से ओके 16 से 32, ये क्योंकि अगर कुछ अच्छा एक प्रोग्राम कहीं भी आता है तो उसमें लोग अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो हमको ये सोच से काम करना है कि हम रेडियो के प्रोग्राम्स कैसे अट्रैक्टिव बनाए। और उससे पहले हम और एक बहुत बड़ा समस्या मुझे एक यही लग रहा है कि देखिए आप रेडियो क्या है हम तो जानते हैं, हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको पता ही नहीं रेडियो क्या है। तो ये बच्चे को हम पहले सिखाएं कि रेडियो क्या है और रेडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। जैसे वो मोबाइल को यूज करते हैं, आज तो मोबाइल में भी आप रेडियो सुन सकते हो, तो ये हम मोबाइल में अगर हम रेडियो सुनाने की जो अवेयरनेस, इसको हम जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ाएं, और कल से हम जैसे हमारे जो लिसनर के नंबर्स हैं, आज हम आप अरुणाचल में देख आप लाख में कितने लाख में लोग हैं, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें और एक साल में हम अगर और 4-5 लोग को भी उसमें जोड़ें, तो क्या है ना, आपके जो प्रोग्राम्स है, जैसे आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास लिसनर के नंबर्स ही नहीं हो तो आप उसको मैसेज दे नहीं पाएंगे। तो हमको पहले लिसनर के नंबर भी बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हमको कुछ काम करें कि हाँ मोबाइल के लिए वो नया ऐप हो सकता है, टेक्निकल आपके पास बहुत बढ़िया टीम्स है। तो हम अगर पहले रेडियो का इंपॉर्टेंस बताएं, उसके बाद अवेयरनेस हम रेगुलरली, मंथली, वीकली अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, फिर कहीं टॉक बनाए, 1-2 स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाए। तो और ये स्कूल में हम ऐसे कुछ करें कि 5-10 मिनट का, 15 मिनट का रेडियो लिसनिंग प्रोग्राम्स अगर हम कहीं स्कूल में ये शुरू करवा दें, तो बच्चे उस टाइम रेडियो सुने। उस सुनने में ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे बोर हो। अब ऐसे एक प्रोग्राम बनाए, ऐसे एक आदमी को लाइए जिसका मतलब सुरीला हो, जो लोगों को हंसाए और मैसेज भी दे। तो ऐसे वाले लोगों को लाके अगर हम कुछ करें तो डेफिनेटली रेडियो की जो इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी, लोग रेडियो के ऊपर अट्रैक्शन होंगे। और यही एक माध्यम है जो हर गांव के कोने कोने में हम ईटानगर बैठ के सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि किस तरह के कार्यक्रम बनाने चाहिए ताकि और लोग जुड़ सके और अवेयरनेस भी फैले, तो इस साल का जो थीम है वो भी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज है। और न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अभी आपने भी कहा कि आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो ट्रेडिशनल रेडियो नहीं सुनते, लेकिन पॉडकास्ट है, लाइव स्ट्रीम है, तो ये किस तरह से उन तक और ज्यादा पहुंच सकते हैं?
आपके पास बहुत बड़ी टेक्निकल टीम ऑल इंडिया बेसिस में, तो ये तो क्या है कि हम तो बोल सकते हैं कि आपको मैसेजेस डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे मैंने बोला स्टोरीज बनाया, अपने पोएम बनाया, उसके बाद कोई कहानी रचा, तो उसको हम अभी जैसे टीवी में तो बहुत कुछ होता है, आदमी देखता है, देखने के बाद, लेकिन जो रेडियो में आता है ना, आप लोग सुन के बहुत कुछ सोचते हैं। जैसे मैं आपके बात सुन रहा हूँ तो मैं आपको अगर मैं टीवी देखता तो सिर्फ मैं टीवी का वो स्क्रीन में ही देखते रहता हूँ, लेकिन जब रेडियो लोग सुनता है ना, लोग सोचता भी है साथ, तो ये एक अच्छी चीज है रेडियो की। लेकिन इसके लिए हमको मतलब आप न्यू अभी आज की एआई की जो मतलब ये इम्पैक्ट है, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू डेवलप सम टेक्निकल टीम, कोर टीम, तो जिससे कि हम रेडियो की नई प्रोग्राम्स, नई डिवाइसेस, जो नया प्लेटफॉर्म कैसे लॉन्च किया जाए। तो जैसे ट्रेडिशनल रेडियो तो कोई लेके घूमना नहीं चाहता है, तो घर में 100 पीस हो गए आज, जितने भी रेडियोस थे पुराने लोग रखते हैं, जैसे घड़ी हम रखते हैं, लेकिन अगर हम रेडियो लगना है तो हम एफएम ही सुन रहे हैं, वो भी टीवी में, और या आपके पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्टफोन है गाड़ी में, तो आपके पास है ही सब कुछ। तो लेकिन अभी मुझे तो लगता है जो मोबाइल्स हैं, हर बच्चे के पास आज वही मोबाइल, और वही वो मोबाइल कभी छोड़ेगा नहीं। आज बच्चे का लाइफ में सबसे बड़ा इंपैक्ट जो स्टूडेंट्स का हम देख रहे हैं कि मोबाइल, वो पॉजिटिव इंपैक्ट से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर ये मोबाइल में हम कुछ एक रेडियो का प्रोग्राम्स लाए, वो जो बच्चे इजीली उस टाइम में, जिस टाइम में बच्चे, हम लगता है कि इस टाइम में बच्चा ध्यान दे सकता है, तो एक टाइम में वो चीज हम ब्रॉडकास्ट करें, तो बच्चे को पता चला कि यहाँ कोई सुन रहा है, तो एक बच्चा जब सुनता है लाउडली, तो दूसरा बच्चा भी जुड़ जाता है, क्या सुन रहे हो, मुझे भी सुनाओ, तो हो सकता है उसको भी वो अट्रैक्शन कुछ मिले, और वो जाके कल अपना शुरू करेगा। तो हम मोबाइल में कुछ एप्स, पॉडकास्ट जो भी है, तो इसको आप एक टेक्निकल जो कोर टीम है, आप उसमें कुछ काम करके जैसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए, जिससे हम हर बच्चे, हर स्टूडेंट को, क्योंकि आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, आफ्टर मेट्रिकुलेशन सबको मोबाइल पेरेंट्स यही देते हैं कि बच्चे को चाहिए। तो ग्रेजुएट लेवल में हम पीजी लेवल के बच्चे, तो उनको तो 100% जो कोर्सेस है प्लस जो शिक्षा लेनी पड़ती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो मोबाइल से लेते हैं। तो इसी हिसाब से अगर रेडियो का भी वहाँ कुछ, आज बच्चे मोबाइल में यूट्यूब भी देखते हैं, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रेडियो आ रहा है, वो रेडियो का कोई मैसेज आ रहा है, रेडियो के कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, जिससे हम कुछ ज्ञान दें। तो उसी ज्ञान में इस साल हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ बोलें, तो हो सकता है कि उसमें से आउट ऑफ 100 अगर 10% भी उसको सुने, तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान होगा, और बच्चे को अवेयरनेस के लिए वो 10 बच्चे फिर हमारे लिए इन फ्यूचर में काम करेंगे। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ युवा किस तरह जुड़ सकते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को और भी ज़्यादा सीरियसली लोग इसके बारे में जाने और कुछ कदम उठाए, सकारात्मक कदम उठाए। युवा को हम पहले रेडियो से कनेक्ट कैसे करें जी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतने अच्छे थीम इस बार चुना गया है कि ये बहुत जरूरी है, टाइम के साथ हमको चलना है। आज के दिन में हमको सबसे बिगेस्ट इशू कहाँ है, क्लाइमेट चेंज। जब इतने परिवर्तन जलवायु में हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नए नए डिजीजेज आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स है, फॉरेस्ट में प्रॉब्लम्स है, ड्रिंकिंग हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स है, तो ये क्लाइमेट चेंज के साथ प्रॉब्लम को जोड़ा जा रहा है। तो लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। तो पहले मैंने बोला वो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट को समझना चाहिए, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल। तो वो अवेयरनेस आप देंगे, तो रेडियो के माध्यम से आपको देना है, टीवी से आप दे रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि रेडियो में डेली कुछ एक ऐसे मैसेजेस या प्रोग्राम्स जाए, इवन स्लोगन जाए जो, लेकिन बच्चे को हम कैसे सुनाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम लॉन्च करना और ब्रॉडकास्ट करना बड़ा नहीं, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट करने के बाद कितने लोग सुन रहे हैं। तो हमको इसमें थोड़ा काम करना है कि हम जो श्रोता है हमारे रेडियो के, जो यूथ्स हैं कॉलेज लेवल्स के, तो उनको हम ज्यादा अगर इसमें जोड़े, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो थीम है इस साल का, और ये पार्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज का, ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में करेगा। आशा करते कि जो युवा है रेडियो से जुड़े, क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ करे। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें तो नेरिस्ट में आप डीन है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो आप सर किस तरह के चेंजेस देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज आपके जो डिपार्टमेंट की बात? नहीं, देखिए हमारा डिपार्टमेंट, हम फॉरेस्ट्री साइंस में इस बच्चे को पढ़ाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, हम लोग रिसर्च में बहुत सालों से। तो हम फॉरेस्ट में रेगुलर विजिट्स करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबको ये अभी प्रॉब्लम पता है, तो हम डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे बहुत स्कॉलर्स, फॉरेस्ट्री के बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं, उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और स्टडी कर रहे हैं। तो ये उनको अगर हम एटलीस्ट, जैसे एक क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं, एक पार्टिकुलर स्पेशलाइज, फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को क्लाइमेट चेंज है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, लेकिन आज तो क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि उनके साथ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लोगों को भी क्लाइमेट के साथ, एनवायरमेंट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्ड है। तो इन बच्चों जो काम कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा हम अवेयरनेस, जैसे ये बच्चे जिनको जो इन्फॉर्मेशन है, वो बच्चे तो वर्ल्ड के जितने भी क्लाइमेट चेंज में जो काम हो रहे हैं उनके पास डाटाज है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो बाहर के जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है। तो वो ईच एंड एवरी जो स्कॉलर्स है जो काम कर रहे हैं फॉरेस्ट क्लाइमेट के ऊपर, तो उनके पास बहुत नॉलेज है। उनको हम लेके अगर हम कुछ ट्राई करें, तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, हमारे पास
पास कॉलेजेस हैं, अभी हमारे पास तेजपुर यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। तो इनको जोड़ के अगर हम रियली ये करें और रेडियो में हम उन बच्चों को जो ऑलरेडी हमारे पास, हम उनको ही लाइब्रेरी मान सकते हैं क्लाइमेट चेंज की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो हर बच्चे को हम कुछ डिजाइन करवाएं कि आप इसमें इन्वॉल्व करो और कुछ हमारे लिए रेडियो के लिए कुछ प्रोग्राम बनाओ। तो अगर वो बच्चा रियली कुछ चाहे तो एक जगह का, एक नदी के बारे में, जैसे ब्रह्मपुत्र हमारे बहुत बड़ा स्रोत है, लोहित बोलते हैं यहाँ ब्रह्मपुत्र, सियांग है, दिबांग है, ये रिवर के बारे में भी कुछ बनाए, आज रिवर क्या हो रहा है, पहले क्या था। क्योंकि गाँव में जब जाते हैं लोग हमको स्टोरीज बोलते हैं, हम एक कोई एक पेड़ के बारे में जो यहाँ के ट्रेडिशन कल्चर के साथ, हम बेम्बू के बारे में, आज बेम्बू क्लाइमेट चेंज के साथ क्या लिंक्ड है। तो अगर ये बच्चे जोड़ के अगर हम अवेयरनेस शुरू करें डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और उनको हम इजीली गांव में भेज भी सकते हैं। तो लेकिन अभी हमारा यहाँ मुकाम क्या है कि हमको रेडियो के साथ उनको लिंक करवाना है। तो वही बच्चे को हम कुछ थीम दे, एक साल में आप ये करो, जैसे हम 2-4 बच्चे हमारा फॉरेस्ट्री नेरिस्ट से हम आपके लिए सेलेक्ट कर देंगे। तो आप हम सोचे कि इन फ्यूचर में हम क्या क्या प्रोग्राम बच्चे से करवाएं। तो कोई बच्चा कुछ टॉक देगा, कोई बच्चा एक पोएम लिखेगा, हो सकता है कोई स्लोगन कोई बनाए। तो उनसे अगर हम शुरू करते हैं डेफिनेटली, और जब स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होकर उनका जब टॉक होता है, उनके जो फ्रेंड्स है, तो जैसे मैंने बोला कि आज मेरा टॉक है, मैं बोल दूंगा, तो मेरा टॉक अगर मैं पास कर दूंगा इवनिंग, ऐसे गजरुल सर आज कुछ बोल रहे हैं, तो बच्चे आ जाते हैं। जैसे उनके फ्रेंड्स बोले कि आज मेरा है, तुम सुनो, तो ऑटोमेटिक उनके जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो उतना तो सुन लेता है। तो देखिए उनके फ्रेंड सर्कल जब सुनते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं अरे ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज गुड, तो मैसेज फिर स्प्रेड हो जाता है। तो हमको ये भी करना चाहिए कि जो अगर हम सेंटर से मैं बोल रहा हूँ हमेशा, तो ये तो हमेशा बोलते रहता है। अब एक नया लोग, कोई स्टूडेंट है, बच्चा क्लास 8 का स्कूल से बोल रहा है, देखिए अब एक स्कूल से एक क्लास 8 का बच्चा को लाया और नेक्स्ट डे उसको ब्रॉडकास्ट इतना बजे को हो रहा है, तो सारे स्कूल के बच्चे टीचर बोलेंगे सुनो, और बच्चे को सुनने के लिए उनके सारे फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अगर आप एक साल में अगर 30 बच्चों, स्कॉलर्स, छोटे स्कूल से लेके पीएचडी के बच्चे तक को, उसके बाद हम स्पेशल एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज लेके आए और टॉक डिलीवर करें, तो हम उनका टॉक सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। तो जब गांव में लोग सुनते हैं, गांव के बच्चे, उनको भी लगता है कि हाँ ये कुछ तो मतलब है। तो बोलने वाले देखिए अलग अलग बच्चे का अपनी कैलिबर है, स्टाइल, उनका भी क्या है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके लिए भी फायदा है। तो ये तो एक ऐसा मौका मतलब नोबेल कॉज है जो हम रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें इन फ्यूचर में हम, आप अगर कुछ हमारी जरूरत पड़ती है, हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प यू। हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ईटानगर में है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, तो उनमें भी बहुत ऑफिसर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज में काम कर रहे हैं, जानते हैं, तो उनको जोड़ के हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। सर ये तो हुई बात की आपकी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट क्या क्या कर रही है और क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट। अगर हम पर्टिकुलर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो आपने इन दिनों क्या क्या चेंजेस देखे हैं जिसको हम क्लाइमेट चेंज के अंडर ला सकते हैं? नहीं देखिए, क्लाइमेट बड़ा चेंजेस, मैंने बोला कि जैसे ड्रास्टिक बड़ा चेंज, तो ऐसा वाला क्लाइमेट चेंज है जो हम सब कुछ को आप क्लाइमेट चेंज में जोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि सारा विश्व जो है, आप लास्ट 2000 साल 3000 साल से शुरू करो या लास्ट 500 ईयर से धीरे धीरे, तो चेंजेस तो होते हैं। देखिए ये तो मस्ट है, चेंज को आप स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन जो चेंजेस रिसेंटली हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकते हैं, हमको लग रहा है कि एबनॉर्मल ये चेंज हो सकता है हमारे नेक्स्ट 10 साल बाद या 15 साल बाद। तो हमारे अरुणाचल में जब देखते हैं, तो पहाड़ों में जो बर्फ है, ग्लेशियर्स है, तो इसका तो आप जानते हैं इससे क्लाइमेट के साथ कितना बड़ा लिंक। तो आपको जो 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अनुमान कर रहे हैं कि नेक्स्ट इतने सालों में, तो उससे क्या होता है ना, वो ग्लेशियर्स पिघलना जब शुरू हो जाता है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़ा है। तो हमारा अरुणाचल ऐसा जगह है कि जब सारे पहाड़ों से भरा हुआ है, और हमारे जो पहाड़स हैं, फॉरेस्ट है, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन से, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट में रेनफॉल हुआ तो फ्लड बहुत बड़ा हो जाएगा। ऊपर से सारा मिट्टी गिर के आगे नीचे फिर ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा रोड क्लियर करने में कितना प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन बारिश नॉर्मल जो जून जुलाई में आप हमेशा प्रिपेयर्ड थे, बारिश आती है तो इसके टाइम में हम ये करते हैं। तो सडनली आपको जनवरी फरवरी में इतने बड़ा बारिश हुआ, आप कभी सोच नहीं रहे थे, तो 2-4 दिन में देखा फ्लड हो गया सारा। तो दीज आर द सम ऑफ द चेंजेस व्हिच मे बी लिंक 100%। हम नहीं बोलते क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज वही है कि आपको नॉर्मल जो जलवायु है वो हमको मिल नहीं रहा है। तो हमारे फॉरेस्ट है, हमारे नदीज हैं, उसमें जैसे मैं छोटा से लोहित रिवर के साथ बड़ा हुआ हूँ। तो मैं अगर मैं बोलूँ कि 30 साल पहले की जो कहानी है, मैं जब स्कूल में था, हम ब्रह्मपुत्र लोहित परशुराम कुंड में हमेशा जाता था। तो मुझे अभी भी याद है कि विंटर के टाइम में परशुराम कुंड में जो पानी की जो स्रोत होती थी, जो अमाउंट टोटल वाटर का वॉल्यूम तो जो था उस टाइम, अभी वो विंटर में वो पानी मिलती नहीं है। तो मतलब उस टाइम में इतना डीप हुआ करता था रिवर, अभी तो पानी नहीं है। आप विंटर में नहाने जाओ वहाँ, तो कहीं ना कहीं जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, अभी वाटर
कम होने की बहुत कुछ रीजन है। हो सकता है ऊपर में कहीं बांध या डैम हो रहे हो, या फिर बारिश कम हो रही है। फिर नीचे में क्या है ना, नदी पानी बारिश टाइमली नहीं हो रहा है, जो जिस टाइम में ज्यादा बारिश हो रहा है उसके बाद जो फ्यूचर में पानी की जो इश्यूज है तो वो बहुत बढ़ जाता है। तो हमारे फॉरेस्ट में कुछ कुछ चेंजेस मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर कुछ रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का थोड़ा ही चेंज हो रहा है, तो उसको इम्पेक्ट डायरेक्ट एनिमल्स और प्लांट्स को। तो हमारे अरुणाचल में डाइवर्सिटी प्लांट्स एनिमल की जो है तो ये इंडिया में सबसे टॉप में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन जोन में हमारे पास बहुत ज्यादा प्लांट स्पीसीज है। तो इतने सारे प्लांट स्पीसीज में अगर प्रॉब्लम शुरू हो गया तो ये इम्पेक्ट तो बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पेक्ट में आ जाता है। तो हमारे पास ऐसे रेयर एंडेंजर्ड कुछ स्पीसीज है। तो आजकल कोई साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, बोलते हैं कि इसका फ्लावरिंग सीजन में प्रॉब्लम, मतलब फेनोलॉजी में प्रॉब्लम है, फ्लावरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, सीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रोथ में नहीं हो रहा है। तो ये सब अगर शुरू हो गया तो उसमें अरुणाचल में इतने प्लांट्स हमारे पास यूनिक प्लांट्स है, तो अगर वो प्लांट्स में रेगुलर फ्लावरिंग नहीं हो रहा तो प्लांट्स धीरे धीरे क्या होगा, एक्सटिंग हो जाए। तो प्लांट एक्सटिंग होना मतलब एक प्लांट से इकोलॉजी में कितना बड़ा रोल आपको पता है। तो इसीलिए ये चीज अरुणाचल बोल के सारा वर्ल्ड में इम्पैक्ट बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास अभी भी फॉरेस्ट बहुत है। लेकिन जो मैंने बोला एयर लेवल की जो कंट्रोल्स है वो हमारे पास सिर्फ अगर फॉरेस्ट हम इंटेक में रखें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कल आपके पास फॉरेस्ट ही नहीं हो, जब हमारे पास अगर जो भी आज अवेलेबल फॉरेस्ट है अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद वो जाके अगर चाहिए 40-50% में आ जाए तो आप सोचिए उसके बाद हमको क्या झेलना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए तो मैंने बोला फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। उससे क्या होता है कि हमको जो गैसियस कंटेंट्स है, एलिमेंट्स है, उसको भी फॉरेस्ट या प्लांट्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए अरुणाचल में इम्पैक्ट अगर बहुत बड़ा क्लाइमेट का होगा तो इन फ्यूचर अगर होने जा रहा है तो दैट विल बी हैविंग बिग इशू के लिए प्रॉब्लम है, हमारे हेल्थ के लिए इशू होगा। तो इसको हमको टाइमली जान के कंट्रोल हम शुरू करें, आज से अवेयरनेस शुरू करें। हो सकता है हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को फ्यूचर रोक सकते हैं। मैंने जैसे बोला अरुणाचल गवर्नमेंट इतना अच्छा इनिशिएटिव जो पाके डिक्लेरेशन घोषणा पत्र आया उसमें तो क्लियरली है कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट फायर कंट्रोल करना है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रोकना है, इलीगल फेलिंग्स जो है सारे कुछ किस लिए। तो सारा जो पाके डिक्लेरेशन एक अगर आप उसका सारा देखेंगे जो पॉलिसी बनाया गया है तो वो कम्प्लीटली लिंक टू इट, सोचे इन फ्यूचर क्लाइमेट के साथ हमको जूझने के लिए ईजी हो। तो क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा एक चेंज को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए जो पॉलिसी बनाए पाके डिक्लेरेशन इज वेरी गुड थिंग इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इससे हो सकता है कि हम फ्यूचर में बहुत कुछ प्रोग्राम कर सकें जिससे हम फॉरेस्ट बचाएं और क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल करें। तो सर इस साल का जो थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज कितना रेलिवेंट? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थीम चोजन बाय द इंटरनेशनल फोरम। आज के दिन में हमको क्लाइमेट चेंज समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हर माध्यम में हर लेवल में प्रोग्राम्स हो रहे थे लास्ट 10-15 ईयर्स में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतने प्रोजेक्ट्स चले हैं। लेकिन गाँव के लोग, हर लोगों के साथ तो क्लाइमेट चेंज क्या है तो हम स्कूल में हायर लेवल में, इवन बेसिक लेवल में क्लाइमेट चेंज लोग जानते नहीं है हमारे यहाँ। तो एजुकेशन सिस्टम में हमको और, लेकिन अगर रेडियो हम शुरू कर दें, रेडियो के माध्यम से क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम ज़्यादा प्रोग्राम शुरू कर दें तो हर लोग क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, ये कुछ अगर हम उनको सिखाएं तो लोग सोचना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो एक्ट्स आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रहे हैं, उसके लिए भी डायरेक्टली बेनिफिशियल होगा। तो रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है और ये थीम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे तो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट थीम सेलेक्टेड। तो ये थीम हम आज ही मतलब रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे में ख़त्म नहीं करके इसको एक साल का आप और इन फ्यूचर कंटिन्यूएशन करें। तो लेकिन एक साल आप कुछ प्रोग्राम डिवाइस मतलब करें जिससे कि इस डे का जो इम्पोर्टेंस है और बढ़े, लोग जाने, जुड़े, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। जी तो सर हम आशा करते हैं कि आपने जो जो सुझाव दिए हैं हम भी करेंगे और हमारे सुनने वाले भी इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे। तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज यही देना चाहता हूँ, हम रेडियो से सब लोग जुड़े, रेडियो को पहले जाने और रेडियो से जितने भी रेडियो की गुण है, रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है सबको पता है। रेडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत न्यूज़ जानते हैं। रेडियो से जैसे हम गाना सुनते हैं उसके बाद बहुत कुछ, तो ऐसे ही हमको जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ मिलती है, जैसे न्यूज़ हम रेगुलर सुनते हैं तो इसमें हर एक किस्म की न्यूज़ हमको मिलती है। हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम इतने करते हैं। ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है तो इससे लोगों को फायदा होता है। तो हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सबको, हर बच्चे को, हर स्कूल के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हर सिटीजन को कि हम रेडियो के साथ और जुड़े, रेडियो के जितने भी प्रोग्राम्स है उससे हम कुछ सीखे और वो सीख जो हमको मिलती है उससे हम बाकी लोगों को भी समझाएं और ये रेडियो को हम इतना कॉमन बनाएं कि सब लोग घर घर में रेडियो बजाएं और रेडियो का से जो इम्पोर्टेंट न्यूज आते हैं उसको ग्रहण करें और सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंटल
एक्टिविटीज़ करें। तो डॉक्टर गजरेल, आप हमारे स्टूडियो में आए और रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज पर इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज पर डॉक्टर PR गजरेल से बातचीत। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।